नाउ बच्चों, अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे इस सब्जेक्ट की, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि ग्रुप 2 के अंदर 3 पेपर हैं आपका, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड वन इज अ रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सो बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो आपको खुद से ही नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बार बार एक ही चीज में बोल रही हूँ, यहाँ पर जो ज्यादा जरूरत है सीएस प्रोफेशनल में, वो जरूरत है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होने की और एग्जाम टाइम में रिवीजन करने की। तो एग्जाम टाइम के लिए हमें कुछ इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि पहला फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सेकंड फोकस हमारा रहेगा नोटिंग, क्योंकि अब वो आप वाले बच्चे नहीं रहे हो कि जिसको पागल बनाया जा सके। इस लेवल पर बच्चा समझदार है और उसको पता है कि एग्जाम के टाइम पे प्रोफेशनल कोर्स में और खासतौर पे सीएस में क्या प्रॉब्लम आती है। जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं जिसकी वजह से ग्रुप रुकता है, वो है रिवीजन ना हो पाना और समय का कम मिलना। तो हम उसी चीज पे काम करेंगे कि हमारी कोशिश होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वन शॉट क्लियर करना। हम ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे जिसकी वजह से अटेम्प्ट रुके। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, आपकी कोशिश भी वैसी रहनी चाहिए। यहाँ पे शॉफ बिल्कुल भी नहीं चलता प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल पे जो चलता है वो बच्चा सिंसियर ही प्रोफेशनल में आता है और बहुत सिंसियरिटी से यहाँ पे पढ़ना होता है। तो पहला मुद्दा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में सिलेबस ज्यादा था, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे, लेकिन प्रोफेशनल में वही कॉन्सेप्ट एडवांस वर्जन पे है और उसी के साथ साथ ज्यादा जरूरत है कि जो एग्जाम आएगा वो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा खासा होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो आप उस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हो। सिलेबस एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव कम है, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो स्ट्रांग है और एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस के आंसर आप तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो मेरा पहला फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने में और दूसरा फोकस रहेगा एग्जाम टाइम के लिए आप पूरे सिलेबस को किस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसपे मैं यहाँ पर आपके साथ वर्कआउट करूंगी और आप उसको ध्यान देना। तो अगर आप इस पेपर को थोड़ा सा समझो तो इसका नाम है सेक्रेटरियल ऑडिट। उसी के साथ साथ दूसरा इसमें जो लिखा गया वो है कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। ये तीन चीजें मिलके एक पेपर बना जिसका नाम रखा गया है सेक्रेटरियल ऑडिट, नंबर 2 इज अ कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज अ ड्यू डिलिजेंस। यही है ना इस पेपर का पूरा नाम। तो अब हमें थोड़ा सा समझना है कि जैसे हम इस पेपर को देख रहे हैं तो यहाँ अगर आप देखा जाए तो यहाँ में तीन चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ में तीन चीजें नजर आ रही हैं और प्लीज फोकस करना तीनों चीजों पे। एक यहाँ पर है सेक्रेटरियल ऑडिट, प्लीज ध्यान देना, सेक्रेटरियल ऑडिट। दूसरा यहाँ पर है कंप्लायंस मैनेजमेंट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, और तीसरा यहाँ पर है ड्यू डिलिजेंस। तीसरा यहाँ पर क्या है? ड्यू डिलिजेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, थ्री कॉन्सेप्ट्स, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस। तो अब हम एक स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजों को समझेंगे। हवाई बिल्कुल नहीं रहना है। पहले मैंने बोल दिया कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग ज्यादा रहना है। तो पहली चीज अगर हम बात करें सेक्रेटरियल ऑडिट की, एज यूजुअल आपने बहुत सारा सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आपको कुछ बताना होगा कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहां हम समझेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों होता है। आप पहले भी सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ के आए हो कंपनी लॉ के अंदर। सेक्रेटरियल ऑडिट इज अ ऑडिट विच इज स्पेशली कंडक्टेड ओनली एंड ओनली बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। एंड सेक्रेटरियल ऑडिट जो किया जाता है वो हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज एप्लीकेबल ओनली अ स्पेसिफाइड कंपनी लाइक लिस्टेड कंपनी एज वेल एज अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। अगर एक अमेंडमेंट होकर उन्होंने प्राइवेट को भी कवर किया बोरोविंग्स के केस में, है ना। तो इसमें लिमिट दे रखी है सेक्रेटरियल ऑडिट की, जो अपने आप में पूरा एक सेक्शन है कंपनी एक्ट के अंदर। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि ये सेक्रेटरियल ऑडिट ठीक है, लेकिन हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम क्यों पढ़े इस पेपर को, या इस सब्जेक्ट में सेक्रेटरियल ऑडिट इंट्रोड्यूस क्यों किया है? तो देखिए जरा थोड़ा सा लिखेंगे और फिर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम टाइम के लिए प्लस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ड्यू डिलिजेंस ये वाला जो पूरा पेपर है इसको मैं पूरा का पूरा आपको लेके चल रही हूँ। तो सेक्रेटरियल ऑडिट की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी। सेक्रेटरियल ऑडिट इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी, इज अ प्रोसेस। ओके, इसका मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट तो एक प्रोसेस है, इट्स अ ऑनगोइंग एक्टिविटी।
सेक्रेटरियल ऑडिट इज अ प्रोसेस, लेकिन किस तरीके का प्रोसेस है? ये है टू चेक कंप्लायंस, टू चेक कंप्लायंस। अभी कंप्लायंस वर्ड का मीनिंग भी मैं क्लियर करूंगी, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने जैसे कि पहले ही बोला, आई एम मोर फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अंडर प्रोविजन ऑफ various laws, rules and regulations. Various laws, rules and regulations. Procedure, applicable to organization. Applicable to organization. Who conduct such audit? इसको कौन करता है? इस ऑडिट को करता कौन है? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, इट इज टू बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। वाई? क्यों कंडक्ट किया जाता है ये? वाई, रीजन क्या है? इंश्योर दैट कंपनी हैज कंपाइल्ड with applicable legal and procedural requirements. Procedural requirements. To monitor compliance, with requirement of stated laws. देखिए बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और समझते हैं क्या कहानी थी सारी। अगर आपने सारा नोट कर लिया तो थोड़ा सा समझते हैं। हमने यहाँ पे हमेशा ज़्यादातर सब सब्जेक्ट में चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट एज यूजुअल मैं जो हूँ वो चैप्टर नहीं, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करती हूँ कि चैप्टर क्यों आया और इस सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट क्यों आया, क्या ऑब्जेक्टिव है ICSI का, और ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या लॉजिक है और क्या कारण है, थोड़ा सा समझिए। देखो जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसमें हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। वन इज अ सेक्रेटरियल ऑडिट, सेकेंड वन इज अ कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज अ ड्यू डिलिजेंस। फर्स्ट आपको जो समझना है थोड़ा सा, वो समझना है कहीं ना कहीं, क्या वो समझना है आपको यहां पर, सॉरी, यहां पर जो आपको पहले समझना है वो समझना है सेक्रेटरियल ऑडिट का मीनिंग, कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है और ये क्यों होता है और ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन। तो सेक्रेटरियल ऑडिट जो है, आपने ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना, सिंपल सी बात समझिए।
अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट का जो मीनिंग होता है, ऑडिट के जो मायने होते हैं, ऑडिट के जो मायने होते हैं वो होता है चेकिंग करना। अगर ऑडिट का मीनिंग समझे तो ऑडिट का मीनिंग होता है क्या करना बच्चों, चेकिंग करना। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब जब चेकिंग करना हो तो यहाँ पे किस तरीके की चेकिंग होती है, ये एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेक किया जाता है, यहाँ कोई टैक्सेशन के प्रोविजंस चेक नहीं किए जाते, यहाँ कोई टैक्स की बातें चेक नहीं की जाती, यहाँ चेक किया जाता है कंप्लाइंस। नाउ व्हाट डू मीन बाय द कंप्लाइंस, ये शब्द आपके इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आने वाला है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द कंप्लाइंस, कंप्लाइंस किसे बोलते हैं, कंप्लाइंस क्या होता है, तो कंप्लाइंस जो है वो दो शब्दों को मिला के बना है। देखिए मेरी क्लास में वही बच्चा पढ़ सकता है जिसके अंदर ठहराव है, जो चीजों को समझ के आगे बढ़ता है। दो ही चीजें मैंने बताई, वन इज अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड सेकंड वन इज अ क्रक्स नोटिंग। इन दोनों के बिना प्रोफेशनल पास होना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस कम है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है कि यहाँ के बाद आप सीधा कॉर्पोरेट में एंट्री लोगे, फिर आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप प्रोफेशनल बन जाओगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली इंस्टीट्यूट की भी कोशिश होती है कि बिल्कुल ऐसे वाले प्रोडक्ट निकालना जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज अ प्रोसेस टू चेक कंप्लायंस अंडर प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। ना मुद्दा उठता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंप्लायंस चेक किए जाते हैं। कंप्लायंस का मतलब होता है लॉ प्लस कंप्लाई। देयर आर सो मेनी लॉज आर एप्लीकेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो जो लॉज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल हुए थे, क्या वो उनका पालन किया या पालन नहीं किया, क्या उन रूल्स को फॉलो किया, जो रूल्स लागू हुए थे। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन पे आपके बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं। रेगुलेशन जैसे कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस आर देयर, LODR रेगुलेशन, ICDR रेगुलेशन, डीलिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, शेयर बेस्ड रेगुलेशंस, है ना। उसी के साथ आपके देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस आर देयर। सो आइदर द कंपनी इज टू बी फॉलोड और नॉट फॉलोड, आइदर टू बी फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज रेगुलेशन और नॉट फुलफिल्ड। इसकी चेकिंग करने के लिए इसको चेक क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर चेक नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने कानून का पालन किया या नहीं किया, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कानून का पालन नहीं किया होगा तो उसकी वजह से कंपनी को कुछ भुगतान करने पड़ सकते हैं, कंपनी को पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन हो सकता है। सो इट इज नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी कि वो ऑडिट कराए। ऑडिट से तो उसके लिए तो एक ऐसा स्टेप है जिससे वो बच रहा है। सो इज अ प्रोसेस टू चेक द कंप्लायंस अंडर प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा मुद्दा उठता है कि ये जो चीजें हैं ये कौन कंडक्ट करता है। अब आप मुझे खुद ही जवाब दो, सेबी के बारे में सबसे ज्यादा कौन पढ़ाई करता है? सिंपल सी बात है, कंपनी सेक्रेटरी। CS एग्जीक्यूटिव के अंदर 100 नंबर का पेपर जिसके अंदर सिर्फ रेगुलेशंस पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली रेगुलेशन का पेपर। पूरा कंपनी एक्ट 100 नंबर का कंपनी सेक्रेटरी पढ़ता है, एक नहीं दो बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है। उसी के साथ जनरल लॉज उसे पढ़ाए जाते हैं। तो इसकी जो बेहतरीन फर्स्ट क्लास जो नॉलेज हो सकती है वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को। इसीलिए इस स्कोप को सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए रिजर्व रखा गया। ये जो ऑडिट है इसको सिर्फ CS कंडक्ट करेगा। हम यहाँ पे ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि इस तरीके का ऑडिट जो है वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी सुपीरियर है। नो, कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये एरिया इसलिए रिजर्व किया गया क्योंकि जो चेकिंग होनी है यहाँ पे वो सिर्फ चेकिंग लॉज की होनी है, वो चेकिंग रूल्स की होनी है, वो रेगुलेशंस की चेकिंग होनी है। इसीलिए इन सब की जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है वो करता है आपका कंपनी सेक्रेटरी। सो ये वाला जो एरिया रिजर्व किया गया है, ये जो ऑडिट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं, दैट इज द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। आर यू गोट द पॉइंट एवरीबडी? क्या यहाँ तक ये बात समझ में आएगी कंपनी सेक्रेटरी के लिए एरिया रिजर्व क्यों किया गया, या सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ही इस ऑडिट को क्यों कंडक्ट करते हैं? आर यू गोट द पॉइंट एवरीबडी? ये चीज समझ में आ गई सब बच्चों को? आगे देखिए, आप जब भी कभी अपना सिलेबस पढ़ो तो देखो मेरा सिलेबस पढ़ाने का तरीका डिफरेंट। जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं, सब्जेक्ट है क्या। अगर हम कंपनी लॉ की बात करें एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो आप पढ़ के आ चुके हो, कंपनी लॉ में भी एक्सपर्ट बोला जाता है कि कंपनी लॉ के एक्सपर्ट, कंपनी लॉ का स्टूडेंट एक्सपर्ट होना चाहिए कंपनी लॉ में। और जब ग्रुप 2 मैं आपको SLCM पढ़ाती हूँ तो उसमें भी ये बात साफ करती हूँ कि एक्सपर्ट इन सिक्योरिटीज लॉज। आपको यकीन ना है तो आप यूट्यूब पे भी मेरी क्लास देख सकते हो। सो वहां पे एक्सपर्ट होके वो यहाँ पर पहुंचता है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में वहां एक्सपर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां इंस्टीट्यूट की क्लियर इंटेंशन है कि जब एक डॉक्टर बनता है, मान के चलिए वो यूरोलॉजिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उसको पूरे शरीर का ज्ञान होता है, लेकिन एक फील्ड में वो स्पेशलिस्ट होता है, एक फील्ड में वो स्पेशलिस्ट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई सब सब्जेक्ट की जाती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड को लेकर चलते हैं। जैसे कि सीए या सीएमए में टैक्सेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो उसके एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं उनको कंपनी लॉ की नॉलेज नहीं होती, कंपनी लॉ की भी उनको नॉलेज होती है, कंपनी लॉ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पूरे टाइम कंपनी लॉ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये कहीं ना कहीं इंटेंशन गवर्नमेंट की रही, और इसीलिए पार्लियामेंट के तहत ये जो स्कोप है वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए रिजर्व किया गया। और इसी वजह से आपको एडवांस लेवल और सीएस के लास्ट लेवल पर भी फिर से आपको ये सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद आपको फ्यूचर में जब आप ये पड़ाव पार कर लोगे, अगले पड़ाव में आपको इंडस्ट्री में जाके ये ऑडिट करना है। तो देखिए क्यों किया जाता है। इंश्योर दैट कंपनी हैज कंपाइल्ड कि कंपनी ये चीज की कंपनी हैज कंपाइल्ड विद अपीलेबल, या हम कह सकते हैं एप्लीकेबल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। मतलब यहां पे कह रहा है कि जो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने क्या कर लिया हो, पूरा कर लिया हो, टू मॉनिटर कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटेड लॉस। और जो रिक्वायरमेंट है लॉस की उनको क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए, मॉनिटरिंग वर्क हो। मॉनिटर का आप मतलब समझते हो, क्लास में मॉनिटर क्यों बनाया जाता है। तो ये थी हमारे सेक्रेटरियल ऑडिट, जिससे कनेक्टेड हम बहुत सारी चीजें इस फील्ड में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए आपके यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेपर है, पूरा का पूरा चैप्टर है सेक्रेटरियल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस के नाम से, और बहुत सारी चीजें आप इसमें कहीं ना कहीं स्टडी करोगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा जो सब्जेक्ट हमारे सामने, दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने आया बच्चों, वो क्या था, वो था हमारा कहीं ना कहीं, क्या बताइए, सेकंड वन इज अ कंप्लायंस मैनेजमेंट, यस और नो। दूसरी चीज हमारी थी क्या, कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो पहला सेक्रेटरियल ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं, अब हम बात करेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट की। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से ही जानते हो। अगर हम कंप्लायंस मैनेजमेंट की बात करें कि कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या है, तो इज अ मेथड, कंप्लायंस मैनेजमेंट इज अ मेथड, ये एक मेथड है बाय विच कॉर्पोरेट मैनेज by which corporate manage the entire compliance process entire compliance process with the help of checklist, of compliance calendar, चेकलिस्ट ऑफ कंप्लायंस कैलेंडर। वो छोटा छोटा चीजें मैं बता रही हूं। और कंप्लायंस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, सीएम कंप्लायंस मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर हो जाती है वो भी थोड़ा सा समझते हैं।
कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इसकी तीन चीजें इसमें आती हैं। वन इज अ कंप्लायंस प्रोग्राम, one is a compliance program, second one compliance audit, third one is a compliance report। तीन चीजें यहां पे कवर होती है, कंप्लायंस प्रोग्राम, कंप्लायंस ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट। तीन चीजें इसके अंदर कवर होती है। और इसे पूरा का पूरा बोला जाता है कंप्लायंस सॉल्यूशन। पूरा का पूरा बोला जाता है क्या बच्चों, कंप्लायंस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लायंस सॉल्यूशन। आप नोट करिए, फिर मैं इसके बारे में पूरा आपको डिफाइन करती हूं। हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो, कंप्लायंस मैनेजमेंट, यहां पेशेंस की जरूरत है। मैं बार बार यही चीज बोल रही हूं कि थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। यहां रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है और समझ के उसको खुद से अपनी भाषा में लिखना है। क्योंकि अब आप वो वाले बच्चे नहीं हो कि रट्टाफाई करो, आप समझो। अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट की, जिसमें इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है कि आपको यही, अगर आपको पता हो, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हो, तो आपने LODR रेगुलेशंस पढ़े होंगे SLCM में। LODR रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी सेक्रेटरी इज एन ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर एंड इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो अब यहाँ पे आपको समझ में, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या स्कोप है। तो यहाँ पे ICSI का जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का वो काफी हाई है। ICSI का जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है, और वो खुद से यही समझती है कि अब यहाँ पे जो बच्चा है वो मुझे वैसे वाला नहीं चाहिए, मुझे एडवांस वाला बच्चा चाहिए, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो अब कॉर्पोरेट में जाने के लिए तैयार करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ा सा हम हटके पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। अब देखिए समझते हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट ये एक मेथड है, ये एक मेथड है जिससे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करती है, मैनेजमेंट करती है किस चीज का, कि हमारे ऊपर जो कंप्लायंसेस लगते हैं, हमारे ऊपर जो लॉज लगते हैं, उनको हमें फुलफिल करना है, उनको हमें पूरा करना है, उनको हमें टाइमली फॉलो करना है। और इसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, वन इज अ कंप्लायंस प्रोग्राम, कंप्लायंस ऑडिट और कंप्लायंस रिपोर्ट, और पूरा इसे बोला जाता है कंप्लायंस सॉल्यूशन, लॉ प्लस कंप्लाई। तो देखो कई सारी चीजें होती है, जैसे कैलेंडर होता है जिसमें हमें पता हमारे कुछ एनुअल कंप्लायंसेस है, कुछ क्वार्टरली कंप्लायंसेस है, कुछ हाफ ईयरली कंप्लायंसेस है, कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस है। सो उसके लिए प्री डिफाइंड एक मैनेजमेंट होता है। कैलेंडर आप हो सकते हैं, डैशबोर्ड जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी, डैशबोर्ड के थ्रू हम बात करेंगे। कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं जो आपको अलर्ट कर देते हैं पहले से पहले कि आपका कंप्लायंस ड्यू हो गया, आपको ड्यू कंप्लायंस करना है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट थिंक इज दैट कि कंप्लायंस मैनेजमेंट है, जितने भी लॉज, एप्लीकेबल लॉज हैं, उनको टाइमली पूरा करना, उनको मैनेज करना, उसका एक तरीका, ये जो मेथड है इसे कंप्लायंस सॉल्यूशन या हम बोल सकते हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट है। प्रोग्राम में ये पता चलता है कौन कौन से कंप्लायंसेस करने हैं, ऑडिट में उसकी चेकिंग होती है और रिपोर्ट मतलब लास्ट में बनाई जाती है। तो ये भी हमें पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पढ़ना है। और तीसरा मुद्दा जो यहाँ पे कवर किया गया इस सब्जेक्ट के अंदर, वो था DD। DD मतलब ड्यू डिलिजेंस। DD का मतलब है बच्चों यहाँ पे क्या, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस
in preparing for the paper, sorry, is a preemptive tool, sorry, is a preemptive tool to assess a business, is a preemptive tool to assess a business transaction, due diligence, due diligence is an investigative process for providing desired comfort level about potential investment. हो गया बच्चों सबका? चलिए जी, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है ड्यू डिलिजेंस। अब देखो मेरी एक बात सुनो, मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है, मैं इसको समझाती हूँ आपको। मान के चलिए एक्स लिमिटेड है, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान के चलिए एक्स लिमिटेड है, ठीक है। अब ये जो एक्स लिमिटेड है, मिस्टर ए को ये एक्स लिमिटेड या एक्स प्राइवेट लिमिटेड को परचेज करना है, खरीदना है, या वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है, कुछ भी मान सकते हैं। अब इन्होंने कहा जी हम तो इस पूरे बिजनेस को जो सेल करेंगे उसकी कीमत जो है वो 50 करोड़ रुपीस है। कितनी बताई मैंने, जरा बताना कितनी है? 50 करोड़ रुपीस है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने सामान की कीमत तो हमेशा ज्यादा ही बताता है। किसी को कोई सामान बेचना है, अपना सेल करना है, तो वो तो हमेशा उस सामान की कीमत ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही बताएगा, 50 करोड़। आप मुझे यहाँ पे बताइए, क्या ये जो डील उन्होंने बताई है, जो प्राइस उन्होंने बताए हैं, इसको मान लेना चाहिए 50 करोड़ रुपीस, या इस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना चाहिए, इसके लॉस चेक करने चाहिए, इसकी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, इसके एनुअल कंप्लायंसेस चेक करने चाहिए, या फिर ऐसे उठा के हाँ जो बोला ठीक है वही फाइनल है? कल को जब कंपनी हमने ले ली, पैसा उसको दे दिया, जब हम कोई सामान भी खरीदते हैं, कोई फ्रूट्स खरीदते हो, तो फ्रूट्स को भी कई बार चेक करते हो। अब फ्रूट को जब चेक करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो, फ्रूट को चेक क्यों किया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, फ्रूट्स को चेक क्यों किया जाता है? क्या लॉजिक होता है कि फ्रूट्स को चेक करके तब परचेज करते हैं? ऐसे भी तो उठा सकते हैं, कुछ भी लिया, उठाया और घर पर लेकर आ गए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? फ्रूट्स को क्यों प्रॉपर तरीके से चेक होता है, और जो सुंदर सा फ्रूट दिखाई देता है उसको ही अट्रैक्ट होकर लेकर आते हैं? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक बताइए क्या है इसके पीछे का? लॉजिक ये है बच्चों, मैं बताती हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम वो फ्रूट चेक करते हैं और बाय चांस हमें फ्रूट में थोड़ी सी भी कमी नजर आती है, और वो जो रेट बताते हैं हम तुरंत बोलते हैं भैया
आप इतना महंगा बता रहे हो, ये तो खराब है। और क्योंकि उसका सामान खराब है, थोड़ा सा भी खराब है, तो वो अपना रेट डाउन कर लेता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है। तो इसी वजह से जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को परचेज किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो उसकी भी वैल्यूएशन होती है, उसमें भी चेकिंग होती है कि हो सकता है इसने कोई लॉ जो है वो उसका ब्रीच कर रखा हो, कुछ कंप्लाइंसेस, नॉन कंप्लाइंसेस हो। और अगर नॉन कंप्लाइंसेस होंगे, अगर क्या होंगे, नॉन कंप्लाइंसेस होंगे, तो उसका जो रिजल्ट है, क्योंकि उसने नॉन कंप्लाइंसेस कर रखे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, इट मे बी लिटिगेशन। हो सकता है उसका रिजल्ट क्या आ रहा हो, लिटिगेशन आ रहा हो, मतलब केसेस चल रहे हो। तो ऐसी डील क्या आप फाइनल करना चाहोगे? बताइए, नहीं ना। तो मुद्दा ये उठता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करना चाहते हैं, हम उसका पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को खरीदना चाहते हैं, हम उसका ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। क्या जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं जो हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो, वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने जो किया उसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, इवन हो सकता है हिडन अनकवर्ड लाइबिलिटीज हो, पुअर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो, एंड प्राइस जो वो क्लेम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो। जबकि आपने एक कहावत सुनी होगी, आपने शायद सुनी है, नहीं सुनी है, लेकिन आप जानते जरूर होंगे कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आपने ऐसे अगर सुना हो कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सुना है क्या आपने ऐसा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भैया आपने, अब हर कोई व्यक्ति जो है उसका तो प्राइस बहुत ज्यादा ही बता देता है। ये बोलता है जी हमारे सामान से अच्छा तो कोई अच्छा सामान ही नहीं है, हमारे सामान से अच्छा तो कोई सामान ही नहीं है, जो सामान हमारा है वो बेस्ट है और हम तो इसका ये चार्ज लेंगे। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, सुनोगे? मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ और फिर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। क्या किस्सा सुनोगे? हाँ जी बच्चों, क्या किस्सा सुनोगे क्या? चलो चलो, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, अब जरा सुनिए। एक जनाब थे, मिस्टर ए। एक जनाब थे मिस्टर ए, और जनाब ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने दिल्ली पहुंचे जनाब। पढ़ाई करने दिल्ली जनाब दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। सपोज उन्होंने सीए का कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब जनाब ने दिल्ली में सीए का कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो जो घर वाले थे, आस पड़ोस वाले थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे जी, सब में हल्ला गुल्ला हो गया कि बच्चा सीए करने के लिए दिल्ली गया है। अब 1 साल हो गया जी, 2 साल हो गए जी, 3 साल हो गए। अब पूछा जी बच्चा सीए बन गया कि बस बनने ही वाला है, बस बनने ही वाला है, बस बनने ही वाला है। यही स्थिति चलती आ रही है। और 3 साल हो गए, बच्चे की उम्र भी ठीक ठाक हो गई। अब अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे सीए बन गया क्या? कि जी बिल्कुल बन गया, अब तो पक्का सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। अब इसी बात के विश्वास पे उनके घर पे रिश्ते आने लगे जी, रिश्ते आने लगे। अब रिश्ते आने लगे तो आप समझते ही हो, कहने लगे जी हमारे बच्चे ने सीए कर लिया है तो इसकी कीमत है 35 लाख रुपीस, 35 लाख रुपए बताई कि बच्चे ने सीए कर लिया, और अब हमारे बच्चे की जो शादी कम से कम होनी चाहिए वो 35 लाख रुपीस में होनी चाहिए। ओ माय गॉड। अच्छा। अब जो सामने लड़की वाला है वो बोलेगा भैया 35 लाख रुपए तुम मांग रहे हो। अब स्थिति समझना कि तुम जो ये 35 लाख रुपए की बात कर रहे हो, 35 लाख रुपीस की जो बात कर रहे हो, क्या वो ये चेक नहीं करेगा कि बच्चे सीए है कि नहीं है, बच्चे ने सीए करी कि नहीं करी? सबसे पहली चीज ये चेक करेगा। दूसरी क्या बातें चेक करेगा? यहाँ 3 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज देखा जाएगा, अच्छा लड़का बहुत ज्यादा सुंदर नहीं तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, चलेगा तो चलेगा।
दूसरी चीज उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कैसा है, जो घर वाले वो लड़ते झगड़ने वाले तो नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा। तीसरा, जिस वजह से शादी हो रही है, क्योंकि लड़का सीए है, शादी इस वजह से ज्यादा हो रही है, ये चेक किया जाएगा। अब यहां पे 3 चीजें मैं आपके सामने रख रही हूं, आप मुझे जरा जवाब देना बच्चों, आप मुझे जरा जवाब देना, आप मुझे जरा जवाब देना प्यार से। जो पहली स्थिति है, अगर लड़का बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन वेल सेटल्ड है तो क्या चलेगा? यस, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। लड़का बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, बहुत डैशिंग नहीं है, बट लड़का सीए है तो क्या चलेगा रे? जवाब चाहिए मुझे। किस्सा सुन रहे हम? हाँ चलेगा, ठीक है, ठीक है जी। जिस तरीके से लड़का बताया गया था उतना खूबसूरत नहीं, बट लड़का सही है तो चलेगा। दूसरी चीज जी, घर में जो लड़के की माता जी हैं वो थोड़ा लड़ती झगड़ती हैं, थोड़ा सा लड़ाई कर लेती हैं, तो क्या ये वाला पॉइंट चलेगा? क्या ये रेक्टिफाई हो सकता है? कम ऑन, रिप्लाई। चलेगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चहल पहल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चहल पहल होनी चाहिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यस और नो? लेकिन भाइयों और बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, अरे भैया जो तुम बता रहे थे वो तो है ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है, तो क्या अब रिश्ता चलेगा? कम ऑन, रिप्लाई। क्या रिश्ता चलेगा? कदापि नहीं, असंभव, अनर्थ, एक कदम साइड, नो, नेवर एवर, नॉट पॉसिबल। अब तो हम पहली स्थिति में, जो तुमने 35 लाख रुपीस बोले थे, बोला तो लड़का एकदम ऐसा डैशिंग, एकदम सलमान खान टाइप है, तो वैसा लड़का मिला नहीं तो हम खर्च करेंगे 29 लाख रुपीस। उसके बाद आपने जैसा बैकग्राउंड बताया था वैसा बैकग्राउंड नहीं है तो हम खर्च करेंगे 25 लाख रुपए, लेकिन शादी कर देंगे। परंतु अगर आपने जो बोला था कि उसका तो ये कोर्स कंप्लीट है, उसका कंप्लीट नहीं है, अब तो हम फ्री में भी नहीं करेंगे, अब तो हमें करने ही नहीं, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो चांस टू इन्वेस्ट इवन अ सिंगल पाई, क्योंकि यहां पे रिस्क ही रिस्क है, यहां पर रिस्क ही रिस्क है। मित्रों अब जरा सुनो, ये जो ड्यू डिलिजेंस होता है, ये ड्यू डिलिजेंस कब कराया जाता है? जब भी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट की बात चलती है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपॉर्चुनिटी चेक की जाती है कि जिस संस्था में हम पैसे लगा रहे हैं क्या वो इस काबिल है भी, क्या उसमें कंप्लायंसेस पूरे हैं या नॉन कंप्लायंसेस हैं। अब यहां पे 3 रिजल्ट आते हैं ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करने के बाद, 3 चीजें निकल के आती हैं। वन इज अ डील ब्रेकर, सेकेंड वन इज अ डील मेकर, एंड थर्ड वन इज अ डील डाइल्यूटर। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, मैं क्या बोल रही हूं। वन इज अ डील मेकर, सेकेंड वन इज अ डील ब्रेकर, एंड थर्ड वन इज अ डील डाइल्यूटर। डील डाइल्यूटर रिपोर्ट बनती है। ड्यू डिलिजेंस इज अ एक्टिविटी जहां पे क्या किया जाता है, देखिए जरा, ड्यू डिलिजेंस इज अ प्री मतलब पहले, एम्प्टिव टूल टू असेस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड इट्स अ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर्ड कंफर्ट लेवल एज पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्या हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें भी या इन्वेस्ट नहीं करें, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। आई गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो अब जरा सुनिए, सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो। तो इसमें 3 तरीके की चीजें निकल के आती है। वन इज अ डील ब्रेकर, भैया लड़का सीए हाँ ही नहीं, डील ब्रेकर करेंगे ही नहीं, मतलब नॉन कंप्लायंसेस इस कदर से कर रखे हैं कि भविष्य में कोई भी अनहिडन लायबिलिटी आ सकती है, बड़ी लायबिलिटी आ सकती है। नेवर एवर। डील ब्रेकर, डील मेकर, सब कुछ परफेक्ट, A1 फर्स्ट क्लास, चलिए ठीक है, डन। डील डाइल्यूटर, कुछ नॉन कंप्लायंसेस हैं बट रेक्टिफाई हो सकते हैं, कुछ पेनल्टीज पेमेंट करके हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो आपने कोटेशन दिया उस पर तो हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, उससे कम पे करेंगे, ठीक है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? कम ऑन, रिप्लाई यस फास्ट। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों?
हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे इस तरीके की चीजें होती हैं हमारी किसमें, थर्ड पॉइंट में, ड्यू डिलिजेंस। हाँ, चलो जी। अब बच्चों जरा यहाँ पे सुनो, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी अब हमें क्या पढ़ना है, ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। क्या यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो गई? अब जो हमें, ये जो हमारा सिलेबस है, अवर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ 40 एंड सेकंड वन इज अ 60। एंड 40 मार्क्स में हमें पढ़ना है कंप्लाइंस मैनेजमेंट। 40 मार्क्स में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? कंप्लाइंस मैनेजमेंट। एंड 60 मार्क्स में सेक्रेटरियल ऑडिट और साथ में ड्यू डिलिजेंस। सेक्रेटरियल ऑडिट और साथ में क्या पढ़ना है, जल्दी जल्दी बताओ। सेक्रेटरियल ऑडिट एंड साथ में ड्यू डिलिजेंस। सारे गो टू माइंड एवरीबॉडी? ओके, गुड 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 गुड। नाउ कम टू द फर्स्ट। अब इसके अंदर टोटल चैप्टर देख लेते हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर। तो देयर आर ओनली टोटल 7 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं बताना जरा, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर टोटल? टोटल कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर्स आर देयर। अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन, तो इसके अंदर हमारे जो हैं 13 चैप्टर्स आर देयर। सो टोटल चैप्टर कितने हो गए? टोटल 20 चैप्टर्स। टोटल 20 चैप्टर्स। नाउ कम टू द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द कंप्लाइंस। यहां पर जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। चलिए, तो नाउ अब हम यहाँ फर्स्ट चैप्टर सबने नोट कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के नाम से। सब बच्चे रेडी हैं और हम नोटिंग करने के लिए भी स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। सो कम टू द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उसका प्रेजेंटेशन आप लोग को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। नाउ, कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट का कंप्लाइंस फ्रेमवर्क क्या होता है? सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज अ कंप्लाइंस चार्ट, compliance advisory,
compliance chart, compliance advisory, and compliance scoreboard. Compliance scoreboard. चलिए अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो बेटा, मैंने जैसे चैप्टर स्टार्ट किया, इसका बेस मैंने आपको पहले दे दिया, कंप्लाइंस मैनेजमेंट। इसीलिए मैं पहले बहुत सारा टाइम बेस बनाने में लगाती हूँ, ताकि बाद में फिर चीजें प्रॉब्लम ही ना करे। तो आपको कंप्लाइंस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पता है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लाइंस मैनेजमेंट? यू ऑलरेडी नो अबाउट द कंप्लाइंस मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लाइंस मैनेजमेंट? कंप्लाइंस मैनेजमेंट पूरा मैनेज करता है कंप्लाइंस को, कैसे हमें लॉज को कंप्लाई करना है, कैसे हमें चेक करना है, कैसे हमें उसका ऑडिट करना है, कैसे हमें उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सारी चीजें हैं। नाउ अब देखिए, जो कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है, इसमें सबसे पहले कंप्लाइंस चार्ट, कंप्लाइंस एडवाइजरी एंड कंप्लाइंस स्कोरबोर्ड। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंप्लाइंस चार्ट। कंप्लाइंस चार्ट किसे बोलते हैं? मेंशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, relating to business or operation. Number 2, explain how compliance risk mitigation activities are embedded in business process. दूसरा हमारा आएगा कंप्लाइंस एडवाइजरी। मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करूंगी। mention of advice on compliance of applicable laws effect of non-compliance. Third point, compliance scoreboard. A tool to analyze the position of an organization in compliance. ये तीन चीजें नोट कर ली सब बच्चों ने। चलो
अगर आपने नोट कर ली तो एक बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फटाफट से बताइए क्या नोटेड है, जल्दी रिप्लाई करके बताइए लाइव स्टूडेंट्स। लेट मी नो प्लीज आइदर नोट और नोट, नोटेड और नोट। हो गया बच्चों? चलो अब देखो जरा इधर, ये तीन चीजें, कंप्लाइंस चार्ट, कंप्लाइंस एडवाइजरी एंड कंप्लाइंस स्कोरबोर्ड, तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी कंप्लाइंस चार्ट क्या होता है, कि कंप्लाइंस चार्ट का मतलब बताया कि जो एप्लीकेबल लॉज है ना रिलेटिंग टू बिजनेस और ऑपरेशन, वो हमें चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं। फिर हाउ कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर एम्बेडेड, हम कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, चार्ट में हमने लिख लिया। फिर एडवाइजरी, मेंशन ऑफ एडवाइस ऑन कंप्लाइंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज, इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसे कंप्लाई करें तो ये फायदा है और नहीं किया तो ये नुकसान हमारा हो सकता है। स्कोर बोर्ड, टूल टू एनालाइज पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लाइंस। स्कोर बोर्ड आप जानते हैं जब आप टेस्ट देते हो स्कोर आ जाता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थिति चल रही है इन कंप्लाइंसेस में, उसे बोलते हैं कंप्लाइंस स्कोर बोर्ड। ये तीन चीजें होती हैं। अब हम क्या करेंगे आगे पूरा और अच्छी तरीके से कंप्लाइंस डैशबोर्ड एंड ऑल दैट, इसकी एडवांस चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडर करेंगे। आज हमारी क्योंकि बेसिक क्लास थी, आज मैंने आपको ये बताया कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसकी वेटेज क्या है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, कैसे हमें स्कोर अच्छा करना है। तो वो उसके लिए हमारे दो ही प्रिंसिपल, दो ही सिद्धांत हैं। पहला कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और दूसरा नोटिंग। यहाँ कोई शो ऑफ की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल, बहुत साधारण तरीके से बस रेगुलर पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। अभी ये वाली क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।